कैपरनॉम ये 2018 की लेबनीज ड्रामा फिल्म है, डायरेक्टेड बाय नैडीन लाबाकी। कैपरनॉम का मतलब होता है कियोस, अव्यवस्था। कियोस एक बड़ा ही व्यापक शब्द है जिसके तहत बहुत सी धाराओं को हम जोड़ सकते हैं। अव्यवस्था सामाजिक हो सकती है, राजनीतिक, पारिवारिक, आर्थिक, आपराधिक, और इन सब को जब हम एक धागे में पिरोते हैं तब हम कैपरनॉम जैसी फिल्म देख पाते हैं। एक कहानी है 12 साल के जैन की, जो कि लेबनान के बैरेट शहर के स्लम्स में रहता है, जिस पर किसी को चाकू से हमला करने के आरोप में 5 साल की सजा हुई है। कहानी को हम फ्लैशबैक के जरिए देखते हैं। जैन अपने माँ बाप और 5 भाई बहनों के साथ रहता है। फैमिली की हालत बहुत ही खस्ता है, काम है नहीं। माँ को छोटे मोटे ड्रग्स की हेराफेरी करते देखते हैं। घर का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। जैन सुबह ग्रोसरी शॉप में काम करता है तो शाम को सभी बच्चे जूस बेचते हैं। और तो और माँ बाप का व्यवहार बच्चों के प्रति बहुत ही उग्र है। इन सब से जैन ऊब चुका है। उसे एक अच्छा जीवन जीने की आशा है। जब जैन की बहन शहर की जब सिर्फ 11 साल की उम्र में शादी करने की बात होती है, और शादी भी क्या, एक तरह से उसे बेचा ही जाता है, तो जैन और शहर भाग जाना चाहते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन जैन घर से निकल जाता है। जैन अपने दादी के घर जाना चाहता है लेकिन बीच रास्ते में अम्यूजमेंट पार्क जाता है, जहाँ राहिल से वो मिलता है। राहिल जो कि इथोपियन माइग्रेंट है, जो अपने 1.5 साल के बच्चे यूनुस के साथ रहती है। राहिल के डॉक्यूमेंट भी एक्सपायर हो चुके हैं और पैसों की तंगी के कारण वो नए नहीं बना पा रही। एस्प्रो जो कि राहिल के ये सब डॉक्यूमेंट्स के काम करता है, वो अब बिना पैसों के करने से इनकार करता है और ऑफर देता है कि यूनुस को अपने हवाले करे। यूनुस को अडॉप्ट करने के लिए क्लाइंट का सुझाव देता है। यहाँ मैं बता दूं कि एस्प्रो चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है। राहिल, जैन, यूनुस अब एक साथ रहते हैं। राहिल काम पर जाती है तो जैन यूनुस का दिन भर ख्याल रखता है। एक्सपायर डॉक्यूमेंट के कारण राहिल को काम पर से ही अरेस्ट किया जाता है। जैन काफी इंतजार के बाद राहिल को ढूंढने निकलता है। जैन की कंडीशन बहुत ही खराब है। कहा वो अपने आप को ठीक से संभाल नहीं पाता, वहां उस पर 1.5 साल के यूनुस की जिम्मेदारी आन पड़ी है। रास्ते पर ही जैन को सीरियन रिफ्यूजी मासूम मिलती है, जो दावा करती है कि एस्प्रो उसे स्वीडन भेजने वाला है। जैन भी जाने की इच्छा जाहिर करता है और पैसों के लिए ट्रैंडोल पिल्स से ड्रग्स बनाकर, जैसे कि उसकी माँ घर पर किया करती थी, ठीक उसी तरीके से ड्रग्स बनाकर वो बेचता है और कुछ पैसे इकट्ठे करता है। लेकिन लैंडलॉर्ड ने घर से निकालने पर असहाय जैन आखिर यूनुस को एस्प्रो के हवाले करने का निश्चय करता है। एटलीस्ट यूनुस को इससे अच्छा जीवन मिल सके। एस्प्रो जैन को आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंट मांगता है, लेकिन जैन के पास ऑब्वियसली कुछ नहीं होता। आखिर कई दिनों के बाद जैन अपने घर डॉक्यूमेंट लेने आता है। माँ बाप उसकी खैरियत पूछने की बजाय मारते हैं, उसे अब्यूज करते हैं, और जायज सी बात है कि उनके पास उसके कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है। वही जैन को शहर के बारे में पता चलता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उसकी मौत हो गई है। गुस्से में जैन चाकू लेकर निकल पड़ता है। एक बार फिर हम कोर्ट के सीन पर पहुंचते हैं जहां से मूवी शुरू हुई थी। जैन अपनी बात जज के सामने रखता है, जहां उसे अपने माँ बाप के खिलाफ मुकदमा चलाना है कि आखिरकार उन्होंने मुझे पैदा ही क्यों किया, और जो एक और बच्चा माँ के पेट में है, क्या उसका भी भविष्य मेरे ही तरह नहीं है। علي صوتك ما سمعت. ما بقى بدي اياهم يخلفوا. ما بدك اياهم يخالفوا. اي نعم. जैन एस्प्रो का पता देता है जहां यूनुस और राहिल आखिरकार मिल पाते हैं, तो जैन की बर्थ आईडी भी बनने जा रही है। फाइनली जैन के चेहरे पर हम हंसी देख पाते हैं। कैपरनॉम को देखते वक्त मुझे सबसे पहले किसी मूवी की याद आई तो वो थी द 400 ब्लोड्स। कैपरनॉम को हम मॉडर्न न्यू रियलिस्टिक सिनेमा का एक बेहतरीन एग्जाम्पल कह सकते हैं। न्यू रियलिस्टिक सिनेमा ने 40s के दौर में इटालियन सिनेमा को एक नई दिशा दी, जिस सिनेमा के जरिए
फासिस्ट इटली की समस्याओं को अपने सिनेमा के जरिए सामने रखा, जिसमें फेडरिको फेलिनी, डी सिका और रॉबर्टो रोसेलिनी जैसे डायरेक्टर ने अपने सिनेमा के जरिए महानगरों की सच्चाई, समस्याएं, गरीबी, उत्पीड़न, हिंसा को सामने रखा, जिसकी बहुत सी बातें हमें कैपेरनॉम में भी देखने मिलती है। कैपेरनॉम में जिस मुद्दों को डायरेक्टर ने हाईलाइट किया है, उन सब मुद्दों को जब हम एनालाइज करते हैं तो हर एक सवाल का जवाब एक नया सवाल बनकर हमारे सामने आता है। जैन की लाइफ सबसे पहले किसी से अफेक्ट हुई है तो वो है उसके पेरेंट्स से। हम एक नज़र में सीधे सीधे उसके पेरेंट्स को दोष दे सकते हैं, लेकिन परिस्थिति को ठीक से समझा जाए तो जैन के माँ बाप को हम उड़ान के भैरव से तुलना नहीं कर सकते, जहाँ चाइल्ड इग्नोरेंस दोनों ही जगह है, लेकिन भैरव अपनी इच्छा रजत पर थोपता है। मेरा कमाया हुआ खाना है, पहनना है, तो मेरे ही हिसाब से रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे फैक्ट्री में काम नहीं करना। तुमसे पूछा कोई? पूछा कोई? तो जैन के माँ बाप परिस्थिति के ज्यादा मोहताज दिखते हैं, जिसका असल कारण पावर्टी और अशिक्षा है। माँ बाप खुद अशिक्षित होने के कारण जहाँ बड़ी मुश्किल से वो सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, वहाँ साइकोलॉजिकली उनसे बच्चों के प्रति अच्छे से व्यवहार की अपेक्षा बेमानी ही होगी। फोर्टिस के न्यू रियलिज्म में हम पावर्टी को देखते थे, लेकिन उसमें प्रोटैगनिस्ट के जरिए क्राइम होते कम देखते थे। उसका उदाहरण 2 बीघा जमीन और मदर इंडिया से ले सकते हैं, जहाँ पावर्टी है लेकिन हम क्राइम को नहीं देखते। बिरजू बागी पावर्टी के कारण न होकर उत्पीड़न से वो सब करने पर मजबूर होता है। हमने बैल बनकर जमीन गोड़ी है, अपने पसीने से खेत सींचे हैं, भूखे पेट रहकर ये फसल पैदा की। क्या कौन مش عارف محطوط ما قصدي هيك يا زلمه। लेकिन जैन के माँ बाप इस सर्वहारा वर्ग से अलग है। हम कह सकते हैं उसका मुख्य कारण वक्त और सामाजिक बदलाव है। बात करें जैन की तो वो है तो सिर्फ 12 साल का, लेकिन उसके इनोसेंस के साथ उसकी मैच्योरिटी को हम देख पाते हैं। उसके अपने प्रति सेल्फ रिस्पेक्ट है। माँ बाप के द्वारा एक के बाद एक बच्चे पैदा करने के कारण उनसे उसके रिश्ते ठीक नहीं हैं, यहाँ तक कि वो अपने बाकी भाई बहनों से ज़्यादा बात तक नहीं करता। लेकिन जस्ट आफ्टर उसके बाद पैदा हुई बहन शहर से उसका प्यार स्पेशल है और उसे भी इस जंजाल से वो बाहर निकालना चाहता है। तो योनस के माँ के द्वारा जो प्यार उसे मिला, उस कारण राहिल के अरेस्ट होने के बाद योनस के प्रति अपनी जिम्मेदारी को वो समझता है। उन दोनों का रिलेशन बिल्टअप जिस तरह दिखाया है, लिटरली जब वो बिछड़ते हैं तब हमारी आंख में आंसू आए बिगर नहीं रहते। चाइल्ड निग्लेक्ट और चाइल्ड केयर, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत बातें हैं, लेकिन दोनों ही बातों को फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया है। एक और जैन जहाँ इग्नोरेंस का शिकार है, कितने दिनों के बाद जब वो घर आता है, प्यार तो दूर लेकिन उसकी खैरियत भी नहीं पूछते। तो दूसरी ओर राहिल योनस और जैन के खाने के लिए अपने बाल तक बेच देती है, जहाँ चाइल्ड लव एंड इमोशन का अद्भुत क्षण उसे हम कह सकते हैं। जैन के माँ बाप के लिए अवेयरनेस एक बड़ा शब्द साबित हो सकता है। जब जैन आने वाले संतान के बारे में कहता है कि इसका भी भविष्य मेरे ही जैसे होने वाला है, माँ बाप की हालत ऐसी भी नहीं है कि वो 2 बच्चों को भी संभाल पाए, लेकिन वो अपनी 6ठी संतान को जन्म देने जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण अशिक्षा और धार्मिक समझ है। सीरिया और मिडल ईस्ट में लगातार वार और राजनीतिक तनातनी से रिफ्यूजी और माइग्रेंट समस्याएं रहती आई है, जिसकी आर्थिक सामाजिक झलक राहिल के कैरेक्टर के जरिए हम काफी अच्छे से समझ सकते हैं। बात करें एक्टिंग की, तो जिस तरह मैंने इस मूवी को मॉडर्न न्यू रियलिस्टिक सिनेमा का उदाहरण कहा और जिस प्रकार वहाँ नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स को कास्ट किया जाता था, कुछ उसी प्रकार इस मूवी में भी देखने मिलता है। ज्यादातर एक्टर्स नॉन प्रोफेशनल है, जहाँ जैन, जिसे जैन अल रफिया ने निभाया है, जो कि खुद एक सीरियन रिफ्यूजी है, जिसके एक्टिंग की बात करें तो वो आउटस्टैंडिंग है। उन्होंने अपने कैरेक्टर को जिस तरह से निभाया है कि इसमें कोई शक नहीं कि उनका परफॉर्मेंस टॉप 3 बेस्ट चाइल्ड कैरेक्टर परफॉर्मेंस ऑफ ऑल टाइम में रखा जा सकता है। उनके अंदर का इमोशन हो, एंगर हो या बेबसी, उनके एक्सप्रेशन, उनके डायलॉग या उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको हर तरह से अचंभित करती है।
खास तौर पे यूनुस के साथ स्ट्रीट पर जितने भी वक्त वो सर्वाइवल के लिए घूमते हैं वह उनकी एक्टिंग बेजोड़ नजर आती है। इसके अलावा 1.5 साल का यूनुस, बेशक उनका टेक लेने के लिए वक्त लगा होगा, लेकिन परिस्थिति के अनुसार जो एक्सप्रेशन उन्होंने दिए हैं वो सच में लाजवाब है। राहिल का इथोपियन माइग्रेंट का किरदार भी काफी अच्छे से निभाया गया है। उनके कुछ इमोशनल सीन आपको झंझोड़ के रखते हैं। कंप्लीट मूवी को देखने के बाद आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मूवी कराती है कि आपको ऊपर से नीचे तक झंझोड़ के रखती है, आपको सवाल छोड़ जाती है। कुछ इमोशनल सीन इतने रॉ तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं कि उसे देख आंखें नम हुए बिना नहीं रहती। एकेडमी अवार्ड की बात करें तो कैपेरनॉम को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, जहां एकेडमी के रूल कुछ इस तरह से हैं कि मूवी अवार्ड तो नहीं ले पाई, लेकिन दुनिया के कितने ही बाकी अवार्ड उसने अपने नाम किए। बेशक रोमा एक अच्छी फिल्म थी, लेकिन कैपेरनॉम वॉज मच बेटर देन रोमा। कैपेरनॉम जैसे कि इसका मतलब केओस है, जो सच में अपने नाम को प्रमाणित करती है, जिसे सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है और उससे कुछ सीखा जा सकता है। हर व्यक्ति को इसे एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। मैं इस मूवी को दूंगा 9/10 स्टार। आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।